हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके जितने सारे क्वेश्चंस आए मेरे पास में, कोशिश की है मैंने इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दूं। ठीक है, आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा 100% रिजल्ट इन यूपी टीजीटी पीजीटी। किस तरीके से 100% रिजल्ट आपको मिलेगा अगर आप ध्यान से एक बार समझ लेते हैं इस चीज़ को। फॉलो दिस, नो वन कैन स्टॉप यू, एंड दिस इज़ रियलिटी कि अगर इन चीज़ों में आप समझदारी से काम लेते हैं तो हो नहीं सकता कि ये एग्ज़ाम आपका ना निकले। चलिए देखते हैं वो कौन से पॉइंट्स हैं या फिर कौन सी वो चीज़ें हैं। आप ही के द्वारा किए गए ये सारे क्वेश्चंस हैं और उनको बहुत नटशेल में मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। सबसे पहली बात होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ठीक है, सबसे पहले बात होती है कि आप उसको क्रैक करने के लिए कितने तत्पर हैं, मतलब वो आपका डेडिकेशन। दूसरी चीज़ आती है डिटेल्ड सिलेबस। पढ़ाई कैसे करनी है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उन सारी चीज़ों को एक बार आप किनारे कर दीजिए। जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको बोले हैं आप नोट कर लो और उसको सेल्फ इवैल्यूएट करो, मतलब खुद से रिलेट करके देखो कि कहाँ पे आप कमी कर रहे हो, कौन सी चीज़ें आपसे छूट रही है, और अगर आप ऐसा मतलब अच्छे से फॉलो कर रहे हो या फिर ये चीज़ें लेकर के आप चल रहे हो तो दी बेस्ट है ही है। तो डिटेल सिलेबस से मेरा मतलब ये है कि यूपी टीजीटी पीजीटी की अगर हम बात करें, जो सिलेबस हमें दिखाया जाता है, 4 राइटर है, ये हमारा वोकैब पोर्शन है, ये हमारा लैंग्वेज पोर्शन है, ठीक है, तो वो होता तो है, लेकिन सबसे बड़ी गलती वहाँ पे हमसे क्या होती है कि हम उसे डिटेल में नहीं देखते। विलियम वर्ड्सवर्थ है तो उसकी बहुत सारी पोएम्स हैं, अब बहुत सारी हैं तो नेचुरली सारी तो आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है, तो उनमें से इम्पॉर्टेंट पोएम्स कौन सी हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है डिटेल सिलेबस। यहाँ डिटेल सिलेबस से मेरा मतलब ये है, सिर्फ 4 राइटर देख कर के आप नहीं जज कर सकते हो कि पूरा सिलेबस है क्या। अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, हर पॉइंट को बताने के बाद में मैं ये आपके ऊपर छोड़ रही हूँ कि इससे रिलेटेड कोई भी अगर कन्फ्यूजन या डाउट हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूँगी। फिर जो हमारा ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, फिर जो हमारा सेकंड पार्ट आता है वो आता है एग्ज़ाम पैटर्न। अभी हम पढ़ाई की बात बिल्कुल नहीं कर रहे कि बुक में से आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें एक बार दिमाग से हटा दीजिए, ये चीज़ें पहले आप करिए। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? एग्ज़ाम पैटर्न से मतलब सभी को पता है 4 ऑप्शन आते हैं, क्वेश्चन आता है, हमें आंसर करना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि किस पैटर्न पे आता है, पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है। आउटडेटेड, जो शुरू से आप क्वेश्चन पेपर देखते आ रहे हो, वो चाहे आप यूथ हो चाहे घटना चक्र हो, कहीं से भी उसका पैटर्न तो आप देख सकते हो, लेकिन क्या आपने उस पैटर्न को ऑब्जर्व किया कि क्वेश्चन कहाँ से बार बार पूछे जा रहे हैं, किस वर्ग से पूछे जा रहे हैं। अगर मेरी बात यकीन मानिए तो अगर आप ध्यान से देखो तो कहते हैं ना कि अगर हमें पेपर पता चल जाता हो तो हम ये कर लेते, तो एक्चुअल में तो होता यही है कि आप पेपर पता लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है, जिसको आप समझते हो वेस्टेज ऑफ टाइम, कि अरे हमें पहले से थोड़ी पता है तो हम इतना बैठ के क्यों ही सोचें। लेकिन यही आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि पहले आप उसको अच्छे से ऑब्ज़र्व करो, वो क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। एक एक जो क्वेश्चंस हैं उनको नोट करो। नोट करने से मतलब वो आपके बुक में है, प्रीवियस ईयर पेपर का कोई भी कलेक्शन आप ले सकते हो, यूथ और घटना चक्र में एक्यूरेसी रहती है, वो देखो। उसके बाद आप टॉपिक नोट करो और फिर आपको खुद को पता चलेगा, आप खुद ही जो सिलेक्टेड क्राइटेरिया है ना वो आप देख लोगे कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ये तो हमारा बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। ये है मेरा मतलब एग्ज़ाम पैटर्न से। ये आप करके देखना, आपको यकीन मानिए इतनी हेल्प करेगा कि आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। और ये चीज़ अधिकतर लोग नहीं करते हैं, और जो लोग टॉप करते हैं उनको ये चीज़ अच्छे से पता होती है, ये आप मान के चलो। खाली बुक को उठा के मार्केट से ले आना और पढ़ लेना वो सिलेक्शन नहीं देता। दूसरी बात हमारी होती है चॉइस ऑफ बुक्स। जो बुक की हम चॉइस करते हैं, ये हो गया आपका नंबर 2, ये हो गया आपका नंबर 3। जो बुक की हम चॉइस करते हैं वो बुक आपकी कैसी है, क्या वो आपका पूरा सिलेबस कवर कर रही है। क्लेम तो सारी बुक्स करती हैं कि ये सिलेबस है तो हमने पूरा कवर किया हुआ है, लेकिन ये रियलिटी नहीं होती है। आधी से ज़्यादा चीज़ें उसमें छुपी होती है, हमें लगता है हमने गाइड ले ली, हमने कंप्लीट कर लिया, नहीं।
बुक्स का चुनाव आपको बहुत ही देख समझ के करना है। 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है, ये भी नहीं होना चाहिए कि आप बहुत सारी बुक ले आए और उसके बीच में वो क्लटर इकट्ठा कर लिया, उसके बीच में आप बैठ गए, क्योंकि वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के अलावा और कुछ नहीं करेगा। बेस्ट अगर आपके पास 2 किताबें भी हैं, तो उससे आप एकदम सैटिस्फाइड रहिए। क्वांटिटी की तरफ कभी मत जाओ, क्वालिटी की तरफ आप इंक्लाइन हो। मेरे कहने का मतलब ये है, क्योंकि अक्सर आदत होती है आज इसकी सुनी, इसकी मार्केटिंग स्किल अच्छी है, ये मार्केटिंग गिमिक का वर्ड है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो हमने ये बुक खरीद ली, फिर हमने वो बुक खरीद ली, वो भी अच्छी लग गई, ये भी अच्छी लग गई, ये बिल्कुल मत करना। कम से कम किताबें रखो, मटेरियल उसमें अच्छा होना चाहिए और सबसे बड़ी बात वो पूरा कवर करना चाहिए डिटेल में, तो वो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। लॉट ऑफ बुक्स इज़ नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। फिर है चॉइस ऑफ कोचिंग। इसका बहुत बड़ा रोल है आपको पीछे ढकेलने में और आपको पीछे आपको आगे लेके जाने में, ठीक है? वो कैसे? मान लीजिए आप बिगिनर हो, आप किसी वर्ड को ट्रस्ट कर लेते हो, जैसे किसी ने बहुत अच्छे से आपको प्यार से बोल दिया, हम ये करा देंगे, हम ऐसे करा देंगे, हम वैसे करा देंगे। एक बहुत कड़वी बात आपको बोल रही हूँ, हमारी आदत होती है कि जो हमें अच्छे से आता है हम बार बार उसको पढ़ने की चेष्टा करते हैं। ठीक उसी तरीके से दूसरा हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि जो हमारी वाली बातें करे ना, जो हम सोचते हैं उसी तरीके से वो आपको अगर इम्प्रेस कर ले गया तो वो आपके लिए अच्छा बन गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपको सच्चाई से रूबरू कराए, अच्छा वो है आपके लिए। तो ये चीज़ अधिकतर होती है। बहुत अच्छे से किसी ने अपनी मार्केटिंग कर दी तो आप उसकी उठा के ले आए। अब उसको आपने क्रॉस चेक नहीं किया कि वो अच्छी है भी या नहीं है, और वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। आपके लिए आपसे ज़्यादा अच्छा कोई और नहीं सोच सकता है। और यही रीज़न होता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं खुद जानती हूँ, जो 2-3 साल तक ऐसे ही घूमते रह जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर हमारा सिलेक्शन हुआ क्यों नहीं। वो इसलिए नहीं क्योंकि आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, आप पढ़ तो रहे थे, टाइम भी आपने डिवोट किया, पैसा भी आपने दिया, लेकिन कभी आपकी आंखें खुली ही नहीं कि क्या वो सारी चीज़ें कवर कर रहा है जो हमारा एग्ज़ाम डिमांड कर रहा है। तो इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है। नंबर 4, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है, इसलिए वर्क वाइजली, ठीक है? ये मैं नंबर 5 देती हूँ कि वर्क वाइजली बहुत समझदारी से आपको चीज़ें करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपका एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए। कमी किसी चीज़ में नहीं होती है, कमी हमारे पैटर्न में होती है, हमारे तरीके में होती है, और जो मिसगाइड करने वालों की कमी नहीं है, ये आप मान के चलो। फिर आता है नोट्स। ऐसा नहीं है कि देखिए सोर्सेज़ नहीं, अगर आपके पास में सोर्सेज़ नहीं होंगे, नोट्स नहीं होंगे, गाइड नहीं होगी, तो आप आगे बढ़ोगे कैसे? सर्वज्ञाता तो कोई भी नहीं होता ना, सीख के तो कोई भी नहीं आता इस दुनिया में। सोर्सेज़ तो होंगे और बहुत अच्छे-अच्छे सोर्सेज़ अवेलेबल भी हैं, लेकिन जो एक हमारी आदत होती है ना, हमने बेस्ट से बेस्ट नोट्स ले लिए, हमारे माइंड में ये सेट हो गया, ये मेरे बेस्ट नोट्स हैं और इनसे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हो, कि नोट्स चाहे कितने भी अच्छे हों आपके, चाहे 100% जिसके रिजल्ट रहे हों उसके नोट्स हो, लेकिन आप उसको रिक्रिएट करो। क्योंकि देखो, आप हो, आप अपने आप में एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो। आपका ब्रेन अलग तरीके से वर्क करता है, सामने वाले का ब्रेन अलग तरीके से वर्क करता है। जितना टाइम आप दोगे ना उसके नोट्स लिखे हुए समझने में, उससे अच्छा है कि आप टॉपिक को अपने आप से समझ लो और फिर अपने अकॉर्डिंग उसको लिखो। ऑलवेज रिक्रिएट योर नोट्स। मैं रिक्रिएशन पे हमेशा एम्फेसिस करती हूँ, कि हमेशा एम्फसाइज़ करती हूँ कि उस पे आप थोड़ा सा ज़ोर दो, थोड़ा दिमाग लगाओ और उसको खुद से लिखो। चीज़ें आपको पता चलेगी, जितना आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, समझ लो उतना रास्ता आपका अच्छा हो रहा है, उतनी स्टडी आपकी बोल्ड हो रही है, सही दिशा में आप जा रहे हो, ना कि सिर्फ कॉपी कैट बनते जाओ, नोट्स उठा लिए, पढ़ लिया। ठीक है? हो सकता है बहुत सी चीज़ें ऐसी भी आपको पता चले जो उसमें गलती लिखी हो, और ये सच्चाई है, ये हो रहा है। क्योंकि कई ऐसे मैसेजेस आए कि हमारे आंसर ही गलत हो गए, हमने तो ये नोट्स परचेज़ किए थे। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनीवन, ना ही मुझे किसी का नाम लेना है। सब लोग अपने तरीके से अच्छा ही करते हैं, बट चीज़ों को सही तरीके से करना वो हमारा काम है, वो हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए, अपने लिए अच्छा सोचना। तो ये हो गया आपका नंबर 6 कि नोट्स की बात। अब बात आती है कि सोशल मीडिया, ये जो चीज़ है ना, इसको एकदम से आपको भुला देना है, इससे आपको एकदम डिटैच हो जाना है। चाहे वो आपका व्हाट्सएप हो, चाहे वो आपका फेसबुक हो, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो। यू विल बी शॉक्ड टू नो कि आज तक मैंने इंस्टाग्राम यूज़ नहीं किया, बिकॉज़ मुझे कभी फ़ील नहीं हुआ।
चाहे वो आपको नॉलेज डिलीवर करनी हो, चाहे कैसे भी। जो ये एजुकेशनल फील्ड है मेरा, जो ये इंग्लिश फील्ड है, ऐसा तो है नहीं कि आई एम वर्किंग फॉर दिस एज अ बिज़नेस। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस पे काम नहीं करती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कभी ज़रूरत नहीं समझी, और ना ही इतना टाइम रहता है कि इंस्टाग्राम और ये सारी चीज़ें हम यूज़ करें। मेरा आज तक उस पर कोई भी आईडी नहीं है। आई यूज़ ओनली व्हाट्सएप। बहुत से लोग इसको ऑर्थोडॉक्सिटी भी बोलते हैं कि आप ऑर्थोडॉक्स हो। क्यों? क्योंकि आधे से ज़्यादा दिन तो उनका इसी चीज़ में जाता है ना, इसकी फ़ोटो स्क्रॉल करना, ये वो। स्टेटस जब आप अपना बना लो तो बतेरे टाइम मिलेंगे आपको, बहुत मिलेगा कि आप अपना आराम से सब कुछ उसमें अपलोड करो। लेकिन पहले वो स्टेटस बना लो, वो स्टेटस मेंटेन कर लो, ठीक है। तो उसमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए, वो आपको लाइफ में कुछ भी दे के जाने वाला नहीं है। आज जितनी जल्दी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी ना, उतनी ज़्यादा मीनिंगफुल लाइफ रहेगी आपकी। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत से क्वेश्चन करेंगे, करना, मैं उनका जवाब भी दूंगी, ठीक है। तो सोशल मीडिया को बिल्कुल से आप छोड़ दो, वो कुछ दे के जाने वाला नहीं है आपको। अब आप बोलोगे वाईटी पे हम स्टडी करते हैं। वाईटी पे स्पेशलाइज्ड एक वीडियो मैंने आपको मतलब इस चैनल पे अपलोड किया है कि वाईटी को किस तरीके से आपको यूज़ करना चाहिए और उससे किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप बताना। दूसरा है रिविजन एंड प्रैक्टिस। दिस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, जो कि आपके स्टडी की जो जर्नी है, प्रिपरेशन की जर्नी है, इस पॉइंट को आप कभी भूल नहीं सकते। दिस वॉज द 7th एंड दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, 8th पॉइंट, रिविजन एंड प्रैक्टिस। रिविजन एंड प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि 15 दिन आपने कुछ पढ़ लिया और फिर 1 महीने के लिए उसको छोड़ दिया है और उसके बाद में कोई दूसरा टॉपिक उठा लिया। अगर आपको किसी टॉपिक को ये है कि मुझे अच्छे से वो रिमाइंड रहे, अच्छे से मैं उसको रिकॉल कर पाऊँ, तो उसको आप वीक में एक बार रिवाइज़ ज़रूर करो। आप खुद देखोगे कि फर्स्ट टाइम रिवीजन में जितना टाइम आपने लिया, सेकंड टाइम में वो उससे लेस होगा, थर्ड में लेस होगा और फोर्थ में तो अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका इतना बढ़ जाएगा कि यू विल फील ग्लैड कि येस, नाउ दिस इज़ द टाइम आई हैव डन समथिंग। और आप करके देखना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक दूसरी ही तरफ चला जाएगा। क्योंकि देखो, जब चीज़ें पॉजिटिव होती है ना, कहते हैं ना कि जब चीज़ें पॉजिटिव होती है तो हमारी लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाती है। इन द सेम वे जब आप रिविज़न करोगे और वो कम कम टाइम हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बढ़ जाएगा, आप अपने सब्जेक्ट को और अच्छे से जानने लग जाओगे, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप अपने आप हो जाएगा। देन इज़ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यूज़ जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो बहुत अच्छा होगा। बट यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि पहले ही एमसीक्यूज़ उठा लेते हैं, क्योंकि उनके माइंड में रटाफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट रहता है और वो कहीं ना कहीं जाके फेल हो जाता है। और इतना मैं आपको बता दूं, टीजीटी पीजीटी का अब जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल चेक कर रहा है। वहाँ पे रटाफिकेशन वाला काम नहीं चलेगा। सीधे से क्वेश्चन को भी ट्विस्ट एंड टर्न देके वहाँ पे पूछा गया है। तो अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है, आपने रटाफिकेशन नहीं की है, तो आप उसको कैप्चर कर लोगे, आप उसको क्रैक कर लोगे। लेकिन अगर आपने रटाफिकेशन ही की है सिर्फ, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक बनेगा और एक क्वेश्चन भी आपके लिए मैटर करता है हार या जीत के लिए, ये आप सभी जानते हैं। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने ज़्यादा आप एमसीक्यूज़ करोगे, लेकिन पहले आप उसकी रीडिंग करो। पहले कोई पोएम है तो उसको समझो, उसको लाइन बाय लाइन समझो। उसकी इम्पॉर्टेंस इसलिए है कि आपको लाइन्स रटनी नहीं पड़ेगी, चीज़ें आपके माइंड में रहेगी और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए पहले उसमें टाइम डिवोट करो इंस्टेड ऑफ डूइंग द रटाफिकेशन। तो प्रैक्टिस उसके बाद में करो। आप जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ करोगे, उतनी ही आपका एक्यूरेसी लेवल बढ़ता जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। आई होप आपको हेल्प हुई होगी, क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल थे। मेरे ख्याल से मैंने इसमें सारे इंक्लूड किए हैं। एक नटशेल में आपको कुछ बताने की कोशिश की है। अगर आप बिगनर भी हो तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो आई एम कॉक श्योर कि कहीं से भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और फर्स्ट टाइम में आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। ना कि इधर उधर आप घूमते रहो या जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश और हाथ आप कुछ भी नहीं लगा। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। एंड येस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट, बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर यू ऑल। तो हमें भी अच्छा लगता है अगर आप कमेंट करते हो तो। थैंक यू सो मच।